वेलकम बैक। मौजू है हमारे स्पेशल बजट प्रोग्रामिंग का IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान से तो ज़्यादा मदद पाकिस्तान को नहीं मिली है। टैक्सेशन बढ़ाने की बातें चल रही हैं। आने वाले बजट में बिजली के नरखों में इजाफे की बातें चल रही हैं। 6% इजाफा ये IMF ने मांगा है। PMLN लीडर इसहाक डार ने भी पिछली दफ़ा पब्लिकली लोगों के सामने वैल्यू एडेड टैक्स को अपोज किया और उन्होंने कहा कि हुकूमत के कुछ इदारे अपने कुछ मुनाफे बनाने के लिए IMF के सामने कुछ नहीं बोलते हैं। शायद साहब यही बात हो रही थी कि टैक्सेशन बढ़ाया जा रहा है, सब्सिडीज हट रही हैं, गुर्बत में इजाफा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा, नौकरियां लोगों की हटेंगी, सनतें जो हम देख रहे हैं वैसी नीचे की तरफ जा रही हैं। किस तरह से, क्या हल क्या है? एक कर्जा से दूसरा कर्जा निपटाएंगे, दूसरे से तीसरा निपटाएंगे, ये कब खत्म होगा सिलसिला? मैं अर्ज करूं आपसे, देखिए टैक्सेशन का जहां तक ताल्लुक है, टैक्सेशन पे इन प्रिंसिपल किसी को इख्तलाफ नहीं करना चाहिए क्योंकि रियासत का हक है। इसलिए कि रियासत का काम यह है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए ही ये टैक्सेशन का निज़ाम बनाया गया है कि आप मालदारों से आहिस्ता आहिस्ता वो पैसा जो उनके पास जरूरत से ज़्यादा मौजूद है उसको आप ट्रांसफ़र करते हैं पुअर क्लासेस की तरफ, जो नीडी क्लासेस हैं। तो ये तो एक फंक्शन है जो होना है। अब सवाल ये है कि आपका फोकस क्या होना चाहिए, अल्टीमेट फोकस टैक्सेशन का क्या होना चाहिए? पॉवर्टी रिडक्शन एंड ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, अब अगर ये दोनों मकसद हल नहीं हो रहे हैं तो वो बजट, वो टैक्सेस जो आप इम्पोज कर रहे हैं वो बिल्कुल वक्त का जिया है। आप ये सोचें कि डायरेक्ट टैक्सेस वो हैं जो कि हर आदमी की एबिलिटी टू पे को सामने रख के लिए जाते हैं। अब VAT के ऊपर बे इंतहा शोर मचा हुआ है कि भाई इसको हर हालत में 1 जुलाई से इफेक्टिव कर दिया जाए। VAT इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स की सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि वो ये नहीं देखता है, टैक्स का जो इंसिडेंस है वो सब पे बराबर होता है, चाहे वो मालदार आदमी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो दरमियाना तरसे का हो। तो आप VAT इम्पोज करना चाह रहे हैं, चलिए आप VAT भी इम्पोज कर दीजिए, लेकिन VAT के लिए जो निज़ाम दरकार है खास तौर पे रिटेल सेक्टर के ऊपर, देखिए VAT क्या है, अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर ही उसका इंपैक्ट आना है। बाकी चेन में तो वो एक लेगा और दूसरे को वापस करेगा, दूसरा लेगा और तीसरे को वापस करेगा। वो तो सेल्स टैक्स जो आपका निजाम से सेल्स टैक्स वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। क्रक्स ऑफ द मैटर कहां आता है? रिटेल कौन सा लेवल है? मोस्ट वायलेंस प्रोन लेवल। अब आप मुझे बताइए कि अगर एसेंशियल आइटम्स पे, मिसाल के तौर पे पीने के दूध के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया, डबल रोटी के ऊपर टैक्स लगा दिया आपने, बिस्किटों पर टैक्स लगा दिया आपने, और हद ये है कि जो खबर सबसे ज्यादा हैरतनाक है वो ये है जो आप तक कभी नहीं सुनी होगी कि प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों की फीस में भी VAT शामिल हो जाएगा ना। दिस इज समथिंग which is totally repulsive। और ये बात उठाई नहीं गई है कि आपकी एजुकेशन आगे जाके, आपने भी एक बहुत अच्छी बात की थी कि हर आने वाला पैदा होने वाले बच्चे पे एक इजाफी टैक्स होगा क्योंकि भरना तो हम ही लोगों ने। बिल्कुल जी। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से अगर अपने गैर मुल्की कर्जों का हजम देखें तो तकरीबन 26 से 27 हजार है। टैक्सेशन की बात हो रही है। साहब आपसे, शायद साहब आपसे मैं बात करूंगा, क्या पाकिस्तान अपना केस प्लीट करने में, चाहे वो फोरम ऑफ फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान का, चाहे वो इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज हो, एक मरतबा 1 साल पहले एक एस्टिमेट लगाया गया था, तखमीना था कि $35 बिलियन वी हैव लॉस्ट इन वॉर अगेंस्ट टेरर। अब ये इसके ऊपर $35 बिलियन अगर हमने, हमारा खर्चा था जिसमें सरहद की काफी इंडस्ट्रीज को बड़ा नुकसान पहुंचा था, अमन व अमा की सूरत हाल को, लॉ एंड ऑर्डर बड़ी खराब हुई हमारे लाहौर में भी, सिंध में भी, हर जगह पे। तो $35 बिलियन अगर हमारा एक मजमूई नुकसान है तो उसके अगेंस्ट हमने हासिल क्या किया? बिल्कुल इसी तरह जब हम मल्टी डोनर एजेंसीज के पास जाते हैं तो क्या हम कासे गदाई लिए हुए, वो बॉल, बैगिंग बॉल लिए हुए सिर्फ बैठे हुए होते हैं कि बस जिस शराइत पे चाहे हमें दे दो? प्लीड करने की कोई खुसूसियत? और फिर प्लीड भी कितना वीक किया है केस पाकिस्तान का। मुझे नहीं मालूम कि ये $35 बिलियन किस तरह वर्कआउट हुए, क्योंकि एक तो मुसीबत ये भी है कि पाकिस्तान में डिस्क्लोजर बहुत कम होता है फैक्ट्स का। अब 35 बिलियन की फिगर आ गई, भाई कहां से निकाली है आपने, किस बुनियाद पे निकाली? नंबर 1। नंबर 2, ये तो वो आदाद शुमार है जो आपने शायद अपने नुकसानात काउंट किए कि इतने मकान गिर गए, इतने पुल टूट गए, उतना ये हो गया। आप मुझे ये बताइए, जो बदनामी हुई है, जो स्टिग्मा लगा है, रेपुटेशनल रिस्क, जो रेपुटेशनल रिस्क आपका बढ़ा है, उसका तो क्वांटिफिकेशन किसी ने किया है? साहब बड़ी सही बात की इन्होंने कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दिस वॉर भी है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत बुरी तरह डिक्लाइन की है, और वन ऑफ द रीजंस इज कि हम जी फ्रंट लाइन स्टेट है,
تو اگین پاکستانیوں کو کیس پلیٹ کرتے ہوئے کیا نہیں سمجھتے کہ آئی ایم ایف کے سامنے یا ایف او ڈی پیز کے سامنے یہ چیزیں رکھنی چاہیے؟ کیس زیادہ سٹرونگ ہو رہا ہے اس بات پہ. میں تو بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوں، کیونکہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو ہماری امپورٹنس کتنی بڑھ چکی ہے ایز فار ایز دس گلوبل فائٹ اگینسٹ ٹیررزم از کنسرن. پھر جو گلوبل بیک ڈراپ تھا اس وقت کہ فائنینشیل کرائسس ہے، پیسے نہیں ہے اسٹیٹس کے پاس، پرنٹ کر رہے ہیں پیسے، تو یہ سمجھ کے ہمیں کیا مزید ایڈ لینے کی پلیج کرنے کی ضرورت تھی، ان کو ہمیں مانگنے کی ضرورت تھی. کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ جو ہماری ایگزسٹنگ ڈیٹ ہے اس کو ہم فورس کرتے کہ ان کو ہم جو ہے انٹو گرانٹس کنورٹ کریں؟ اس سے جو ہے ہماری نیگوشیٹنگ پاور بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتی. اور جو ابھی دیکھیں $2 بلین جو فرینڈز آف پاکستان سے آنے وہ نہیں آئے، مگر ہم نے جو $2 بلین کی پیمنٹ انہی ممالک کو کرنی تھی وہ ہم نے کی ہے اس سال. سو کیا ہمیں یہ نہیں چاہیے تھا کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ان کو بھی مسئلہ ہوا ہے، پیسے نہیں، ان کے لیے بھی پیسے ریز کرنا بہت بڑا ایک مسئلہ ہو گیا ہے، تو ہمیں نیگوشیٹ یہ کرنا چاہیے تھا یا تو ایگزسٹنگ ہمارا سائن، یا تو مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ جو ڈیلیگیشن ہماری طرف سے جاری کیس زیادہ اسٹرانگ طریقے سے پیش نہیں کر پا رہے ہیں، جو ہمارے انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ ہے، ہر قسم کا ڈیفیسٹ ہے. ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے کیا کیس اتنا اسٹرانگ کیوں نہیں سامنے ان کے آئے جا رہا ہے، ہمیں ایک لانگ ٹرم اگریمنٹ میں کیوں نہیں آئی ایم ایف یہ سائن کر کے دیتا ہے لون اگریمنٹ. لیکن یہ ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.